नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो एज यूजुअल आपको पता ही होगा, हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज की ये सेकंड वीडियो जिसमें हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्योंकि एक चैप्टर थोड़ा लंबा है तो हम लोग इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट पार्ट है फॉर चैप्टर नंबर सेकंड। एंड इस चैप्टर का नाम है फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है। तो ये जो सीरीज है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पर्टिकुलरली हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी के बारे में बताया था। ठीक है। फिर इकोसिस्टम का कंसेप्ट समझाया था। उसमें जितने भी हमारे लेवल्स होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स, माइक्रो कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, फिर फूड, फिर हमने उसमें बताया था निश का कंसेप्ट बताया था, इकोटोन का कंसेप्ट बताया था, एज इफेक्ट बताया था, फिर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन 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 इकोलॉजी बताया था। ठीक है। तो ये सारे जो है वो मैंने डिस्कस कर चुका। तो अगर ये वीडियो नहीं देखे तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग को समझना है मेनली फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है ये तो मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, एक थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। तो बेसिकली इकोसिस्टम इज व्हाट? इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बायोस्फीयर। ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर होता है जिसमें इकोसिस्टम में बहुत सारे कम्युनिटी आते हैं। ठीक है। और एक कम्युनिटी में क्या होता है, तो बहुत सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट होता है और साथ ही साथ में एबायोटिक कंपोनेंट होता है। और इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर इंटरैक्शन होता है और मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो इसको मेनली हम लोग एक इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम का जो कंसेप्ट है काफी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। ये जो डेफिनेशन है वो तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। तो इकोसिस्टम, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम देखा जाए तो इज अ ब्रॉड, वास्ट एंड कंप्लीट डायनामिक सिस्टम। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि एनवायरनमेंट जो है वो स्टैटिक नहीं होता है। ठीक है। इट्स अ डायनामिक सिस्टम होता है। ठीक है। तो ब्रॉड, वास्ट एंड डायनामिक सिस्टम एंड इट कैन बी स्टडीड अंडर थ्री हेड्स। ठीक है। एक तो होता है एनर्जी फ्लो के थ्रू हम लोग इकोसिस्टम को समझते हैं। फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जिसमें हम लोग बहुत सारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में समझते हैं। एंड तीसरा होता है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर इकोसिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो पहला पार्ट है एनर्जी फ्लो के बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे। ठीक है। बाकी दो जो है वो हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसी चैप्टर का, उसमें हम लोग इन दोनों को कवर करेंगे। ठीक है। तो एनर्जी फ्लो बेसिकली क्या होता है, तो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए और हमें क्या एनर्जी का जरूरत होता है। तो ये जो एनर्जी का जरूरत होता है वो ऑब्वियसली बायोटिक कंपोनेंट के लिए बहुत बहुत एसेंशियल है। तो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, उसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें ग्रोथ करना है या रिपेयर होना है, कुछ भी हमारे बॉडी में नए सेल्स का प्रोडक्शन होना है, तो हमें एनर्जी का ज़रूरत होता है। ठीक है। तो द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द टॉप कंज्यूमर इज कॉल्ड द एनर्जी फ्लो विच इज यूनिडायरेक्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एनर्जी फ्लो होता है उसका जो डायरेक्शन है वो एक यूनिडायरेक्शनल होगा। या तो वो नीचे से ऊपर जाएगा, अपराइट जाएगा, या फिर इन्वर्टेड आएगा, ऊपर से नीचे हो सकता है। कोई एक डायरेक्शन होगा, सेम टाइम पे दोनों डायरेक्शन या बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकता। ठीक है। और ये जो एनर्जी फ्लो होता है वो प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर्स तक जाता है। तो कैसे जाता है वो आप देख सकते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन से हम लोग समझ सकते हैं एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है। तो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शंस डील्स विद how the members of an ecosystems are connected based on the nutritional need। based on the nutritional need यानी based on food, किस तरह से जो अलग अलग मेंबर्स है ट्रॉपिक लेवल्स के वो किस तरह से कनेक्टेड, तो वही ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शंस बताता है। अब ट्रॉपिक लेवल बेसिकली क्या होता है, तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था जिसमें हम लोग ने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोग ने प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, है ना, टॉप कार्निवोर्स, ऐसे करके पढ़ा था। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो ये जो एक एक लेवल है ना, जो सीढ़ी नुमा लेवल है, तो उसी को सिंगल सिंगल को बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल। और इस ट्रॉपिक लेवल में कोई भी स्पीसीज हो सकता है, कोई भी लिविंग क्रिएचर्स हो सकता है।
ठीक है, तो ईच लेवल्स इज कॉल्ड बेसिकली ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल जो है वो किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, वो किस तरह से कनेक्टेड है, तो बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल नीड। ठीक है, तो देख सकते हैं एनर्जी फ्लो जो होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स एल्गी वगैरह होते हैं, उसको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। उसके पास मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। फिर जो है उसको कौन खाता है, तो हेट्रोट्रॉप्स यानी हर्बीवोर्स खाते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोर्स खाते हैं। ठीक है, फिर कार्निवोर्स को कौन खाता है, तो बेसिकली सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाता है, तो टर्शियरी कंज्यूमर, और टर्शियरी कंज्यूमर को जो खाते हैं उसको टॉप कार्निवोर्स या फिर क्वाटरनरी कंज्यूमर्स कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल नीड द एनर्जी इज फ्लोइंग यूनिडायरेक्शनल, है ना, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, तो एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। अब वो चाहे इन्वर्टेड शेप में हो या अपराइट शेप में हो, हम आने वाले टाइम में उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन समझ आ गया होगा। अब हम लोग को समझना है कि देर इज लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट। जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में, चाहे ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लूज होता है एज इन द फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट। ठीक है, तो देखते होंगे हम लोग नॉर्मल टाइम में भी, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं या कोई भी मशीन काम करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ हीट जनरेट होता है। और हीट क्या है, हीट इज ऑल्सो एन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि बेसिकली वेस्ट जाता है। ठीक है, जब भी कैंडल जलता है उससे रोशनी तो होता है, साथ ही साथ में उसमें हीट भी पैदा करता है, और वो हीट जो है वो अनयूजुअल होता है। उसी तरह से जब भी एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, देयर इज सम अमाउंट ऑफ हीट विच इज लॉस्ट। ठीक है, सो देयर इज अ डिक्रीज इन द एनर्जी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर मूव करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का डिक्रीज होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। अब ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन को समझने के लिए हम लोग तीन और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन को हम लोग इन तीनों चीजों से समझेंगे। एक तो है फूड चेन, दूसरा है फूड वेब, एंड तीसरा है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। बहुत तीनों ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जिससे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला है फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन अगर आसान भाषा में बताया जाए, कौन किसको खाता है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि फूड चेन में कौन किसको खाता है। तो ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू द फीडिंग मैकेनिज्म और द ट्रॉपिक लेवल्स, दैट इज वन ऑर्गेनिज्म बिकम्स फूड फॉर द अनदर। एक जो लिविंग क्रिएचर है वो दूसरे के लिए खाना बनता है। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन वन अनदर फॉर्म ए फूड चेन। ठीक है, तो कौन किसको खाता है, इस सीक्वेंस को ही मेनली मेनली फूड चेन कहा जाता है। अब फूड चेन भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ फूड चेन अगर देखा जाए तो मेनली हम लोग दो फूड टाइप्स ऑफ फूड चेन को पढ़ते हैं। वो है सबसे पहला जो है ग्रेजिंग फूड चेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएफसी भी कहा जाता है, ग्रेजिंग फूड चेन। तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है ग्रेजिंग फूड चेन। सो यहाँ पर जो कंज्यूमर होता है, द कंज्यूमर विच स्टार्ट द फूड चेन यूटिलाइजिंग द प्लांट और प्लांट पार्ट्स। तो जो पहला कंज्यूमर होता है यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो हर्बीवोर्स होता है, यानी ग्रेजर्स होता है। ठीक है, तो उस टाइप ऑफ फूड चेन को हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस फिगर से आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का बात किया जाए, तो सबसे पहले तो प्लांट होता है। प्लांट का जो पार्ट्स होता है या लीफ हो गया, उसको कोई कैटरपिलर खा रहा है। ठीक है, कैटरपिलर को कौन खा रहा है, तो लिजर्ड खा रहा है, और लिजर्ड को कौन खा रहा है, तो स्नेक खा रहा है। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हो रहा है। सिमिलरली हम लोग एक्वाटिक में देखा जाए तो सबसे जो प्रोड्यूसर कौन होता है एक्वाटिक हैबिटेट में, जो ओशंस रिवर्स में होता है, उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है, तो जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स को छोटी मछलियां खाते हैं। छोटी मछलियां को कौन कौन खाता है, तो पेलिकन जो वाटर बर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पहला जो प्राइमरी कंज्यूमर है, दिस फर्स्ट लेवल। ठीक है, ये तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। लेकिन ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, यानी सेकंड ट्रॉपिक लेवल में क्या हो रहा है, ये जो कैटरपिलर है या फिर जो जू प्लैंक्टन है, ये किसको खा रहा है, तो ये ग्रीन प्लांट को खा रहा है या फिर ग्रीन जो एल्गी बैक्टीरियाज होते हैं उनको कंज्यूम कर रहा है। तो उस टाइप ऑफ फूड चेन को हम लोग मेनली ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर इज अ हर्बीवोर, यानी वो कोई ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट खा रहा है या फिर कोई भी एल्गी बैक्टीरिया खा रहा है, तो उस टाइप ऑफ फूड चेन को हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन कहेंगे। ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ फूड चेन जो है उसको हम लोग डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं, यानी डीएफसी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में डीएफसी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इट स्टार्ट, वहां पर क्या हो रहा था ग्रेजिंग फूड चेन में, वहां पर जो पहला प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर जो है प्लांट हो गया या फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ये लिविंग होता है ना, ये लिविंग होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन डेट्रिटस फूड चेन में जो पहला ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है, वो जो होता है वो डेड होता है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होता है। ठीक है, अब वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल एनिमल का भी हो सकता है, प्लांट बॉडीज भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी फूड चेन में जिसमें फर्स्ट जो प्रोड्यूसर है वो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ एनिमल और प्लांट बॉडीज है, तो उसको हम लोग डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। तो ये जैसे लिटर हो गया, लिटर क्या है, वो डेट्रिटस है। ठीक है, डेट्रिटस है यानी जो पत्ते झड़ जाते हैं और नीचे गिरे होते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, वो लिटर है। ठीक है, वो डेड है। ठीक है, डेड को कौन खा रहा है, तो अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स को मेनली कहा जाता है जो डेट्रिटस को खाता है, उसको हम लोग डेट्रीवोर्स बोलते हैं या फिर डिकम्पोजर्स बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, लिटर जो हो गया वो हमारा डेट्रिटस है। ठीक है, और हमारा जो सेकंड जो लिटर को खा रहा है या डिकम्पोज कर रहा है उसको हम लोग डेट्रीवोर्स या डिकम्पोजर्स बोलते हैं। फिर अर्थवर्म को चिकन खाता है, चिकन को हॉग खाता है, बाकी तो सेम स्टेप है। तो इस टाइप ऑफ फूड चेन को हम लोग डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रोड्यूसर है वो बेसिकली डेड होता है, डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट बॉडीज का पार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा टू टाइप ऑफ फूड चेन्स। अब दूसरा जो कंसेप्ट था वो था फूड वेब। ठीक है, तो फूड वेब भी बहुत आसान है। फूड वेब क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे फूड चेन अगर एक साथ में आ जाए, ठीक है, तो उस टाइप ऑफ को हम लोग बेसिकली फूड वेब बन जाता है। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट अमंग द ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम जो है वो फूड वेब इलस्ट्रेट करता है। लेकिन फूड चेन में क्या होता है, सिर्फ एक ही पाथवे होता है। ठीक है, लेकिन इसमें इस फोटो में आप देख सकते हैं ये क्या है, बेसिकली फूड चेन है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर्स है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे है। ठीक है, तो ऐसे बहुत बार होता है कि एक जो एनिमल है या एनिमल प्लांट है, जो भी लिविंग थिंग है, वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल भी ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एनिमल या प्लांट जो है वो स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल ही ऑक्यूपाई करेगा, वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल भी ऑक्यूपाई कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे फूड चेन है, और बहुत सारे फूड चेन अगर एक साथ में आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बेसिकली फूड वेब कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ग्रास को माउस खा रहा है, माउस को हॉक खा ले रहा है, या फिर ग्रास को माउस खा रहा है, माउस को स्नेक खा रहा है, स्नेक को हॉक खा ले रहा है। ठीक है, तो इस टाइप को एक बहुत सारा अगर फूड चेन को रख देंगे, मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फूड वेब होगा। और जनरली नेचर में फूड वेब ही पाया जाता है ज्यादातर। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर अगर देखा जाए तो हमें फूड चेन लगता है, लेकिन अगर पूरे अगर इकोलॉजी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ज्यादातर हमें नेचर में फूड वेब ही नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जो हम लोग एनर्जी फ्लो के बारे में बता रहे थे, तो द स्टेप्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल एक्सप्रेस्ड इन ए डायग्रामेटिक वे। तो जो एनर्जी फ्लो हम लोग डायग्रामेटिक वे में रेफर करते हैं उसी को मेनली इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिकली शो करने के लिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स के थ्रू, क्योंकि डायग्रामेटिकली या फिर ग्राफिकली जो हम लोग कोई भी डेटा या कुछ भी प्रेजेंट करते हैं वो बहुत ज्यादा इजी होता है समझने में, है ना, और बहुत ज्यादा आई कैचिंग होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाने का यही कंसेप्ट है कि आप आराम से समझ सके विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। सो द हियर द फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम द बेस ऑफ द पिरामिड एंड द टॉप कार्निवोर्स फ्रॉम द टिप्स। तो जिस पिरामिड होता है, गीजा का जो पिरामिड देखेंगे इजिप्ट में, तो ऐसे कुछ होता है पिरामिड्स, है ना, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो ये छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है, सबसे जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, वो बेसिकली प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, और जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, ठीक है, तो उसको मेनली टॉप कार्निवोर बोलते हैं या फिर टॉप कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है टॉप कंज्यूमर एंड द बॉटम वन इज बेसिकली प्राइमरी प्राइमरी प्रोड्यूसर। और जो बीच में आ जाते हैं वो अदर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर होते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं।
तो पहला जो होता है वो पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है, दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास एंड थर्ड इज पिरामिड ऑफ एनर्जी या फिर प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड्स ऑफ नंबर। तो जिससे हम लोग नंबर से समझ सकते हैं, जिसमें हम लोग नंबर्स काउंट करके करते हैं, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक अपराइट और एक इन्वर्टेड होता है। तो ये जो फिगर देख रहे हैं ये बेसिकली अपराइट वाला एग्जांपल है, जैसे कि आप ग्रासलैंड में देखते होंगे, ठीक है। ग्रासलैंड में पॉन्ड जो जो हमारा प्रोड्यूसर होता है, ग्रासेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। नंबर्स जो होता है ग्रासेस का वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द हर्बीवोर्स। फिर हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में जो प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं उसका नंबर्स जो होता है वो कम होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर्स का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स का डिक्रीज हो जाता है, ये ग्रासलैंड में हमें दिखता है। तो एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड जो होता है वो किस टाइप का होता है, अपराइट शेप्ड का होता है, ठीक है। तो ये पिरामिड अपराइट शेप्ड का है। सिमिलरली अगर हम लोग पॉन्ड वाले पॉन्ड इकोसिस्टम में भी देखा जाए तो यहाँ पर भी जो नंबर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स जो होता है वो भी सेम, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, जू प्लैंक्टन्स को छोटी मछलियां खाते हैं, छोटी मछलियां को ये जो वाटर बर्ड्स होते हैं, पेलिकन वगैरह ये खाते हैं। तो ये जो है नंबर, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं नंबर्स जो होता है वो नंबर्स ऑफ स्पीसीज जो कम होता है। अगर हम लोग कंपेयर करें नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स इन अ पॉन्ड एंड नंबर ऑफ पेलिकन इन अ पॉन्ड, सिमिलर पॉन्ड, तो क्या डिफरेंस आएगा ना। तो फाइटोप्लैंक्टन्स तो मिलियन बिलियंस में मिलेगा, लेकिन पेलिकन आपको दो चार ही मिलेंगे। तो यहाँ पर नंबर का खेल है। तो इस टाइप ऑफ पिरामिड हम लोग बेसिकली अपराइट होते हैं। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है, एक ग्रासलैंड में एक पॉन्ड वाले में, ठीक है। सेकंड इज पिरामिड ऑफ नंबर व्हेन इट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड किस केस में होता है, तो देख सकते हैं जब एक फॉरेस्ट में देखा जाए, ठीक है, या इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा जो प्रोड्यूसर होता है वो सिंगल एक पेड़ है, फिर इसको खाने वाले पक्षियां बहुत सारे हैं एज कम्पेयर टू पेड़। अगर एक पेड़ है, ठीक है, तो उस पे पक्षियां मान लेते हैं 10 है, ठीक है। और पक्षियों को खाने वाले जो पैरासाइट्स है वो 10 की जगह 20 हो गए हैं, हाइपर पैरासाइट जो है वो 40 हो गए हैं। तो यहाँ पर नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल मूव कर रहे हैं यहाँ पर नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ये जो पिरामिड हो गया ये उल्टा पिरामिड हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर में अपराइट भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो केस है पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें हम लोग बायोमास का बात करें तो इसमें भी अपराइट और इन्वर्टेड दोनों ही होता है। तो जैसे कि अपराइट अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें मास की बेसिकली बात की जा रही है। तो जैसे कि हमारा प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रासेस वगैरह, उसका मास देख सकते हैं, मान लेते हैं 1000 kg है एक ग्रासलैंड में। फिर जो हर्बीवोर्स होते हैं डियर या रैबिट वगैरह उसका मास कितना होता है, 100 kg मैक्सिमम। फिर उसको जो खाने वाले होते हैं उसका जो बायोमास है वो कम होगा। तो जो टॉप कार्निवोर होगा उसका भी जो बायोमास होगा वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो बायोमास के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात किया जाए तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि अपराइट पिरामिड होता है। फिर सेकंड केस में देखा जाए तो इन्वर्टेड पिरामिड भी होता है इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है, तो वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रोड्यूसर्स का बायोमास है वो कितना कम है, उससे ज्यादा हर्बीवोर्स का है, और टॉप जो कार्निवोर्स है उसका बायोमास बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ पर यूनिट में नजर आ रहा होगा आपको, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली बायोमास का यूनिट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग ईच ट्रॉपिक लेवल मूव कर रहे हैं, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पर बायोमास इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए जो पिरामिड बन रहा है वो इन्वर्टेड बन रहा है। लेकिन पहला वाला जो केस है क्या हो रहा है, जो बायोमास है वो जैसे जैसे हम लोग ईच ट्रॉपिक लेवल मूव कर रहे हैं बायोमास जो है डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये अपराइट पिरामिड है। जैसे नॉर्मल पिरामिड होता है उसी को हम लोग अपराइट बोलते हैं, और जो उल्टा पिरामिड है उसको मेनली इन्वर्टेड कहते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा टाइप ऑफ पिरामिड, दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। थर्ड केस में आ जाए जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है उसको फॉलो करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें क्या होता है आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर,
ठीक है। तो विद द कन्वर्सन ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, विद द कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एंड केमिकल टू हीट एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल विद द लॉस ऑफ एनर्जी बीइंग डिपिक्टेड एट ईच ट्रांसफर ऑफ टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग ईच ट्रॉपिक लेवल मूव करते हैं, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द टॉप कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का डिक्रीज होता है। ठीक है। एनर्जी का जो है डिक्रीज होता है। और ये डिक्रीज कैसे होता है, तो वो एनर्जी गया कहाँ, तो मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हो गया वो चल जाता है एज ए हीट, अनयूजेबल हीट के फॉर्म में वो रिलीज आउट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं प्रोड्यूसर है, इसके पास एनर्जी कितना है, तो 1000 किलो कैलोरी है। फिर इसके पास प्राइमरी कंज्यूमर के पास क्या आया, तो सिर्फ 100 किलो कैलोरी आया। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास आया 10 किलो कैलोरी आया। और टर्शरी कंज्यूमर के पास क्या आया, तो 1 किलो कैलोरी आया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम लोग टॉपिक लेवल मूव कर रहे हैं। और इसी को मेनली बोला जाता है 10% लॉ। अगर आप गौर से देखें तो जैसे जैसे हम लोग ईच टॉपिक लेवल मूव कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी जो है वो पास ऑन हो रहा है, बाकी 90% तो हीट वो वेस्ट जा रहा है। तो प्रोड्यूसर से जो प्राइमरी कंज्यूमर में गया एनर्जी वो क्या है, सिर्फ 10% है। 1000 का अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10% हो रहा है। हजार हजार का 10% क्या हो गया, 100। फिर 100 का 10%, 10, और 10 का 10% क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसी को मेनली 10% लॉ कहा जाता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा हमेशा इरेक्ट ही होता है, यानी अपवर्ड ही होगा, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकते। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगा, जो प्रोड्यूसर्स के पास होगा। और सबसे कम एनर्जी किसके पास होगा, तो जो हमारा टर्शरी कंज्यूमर या फिर टॉप कार्निवोर होगा, उसके पास सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। तो इसी को मेनली 10% लॉ भी कहा जाता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी फ्लो का जो कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे किस तरह से एनर्जी फ्लो का हम लोग समझेंगे। तो जैसे पॉल्यूटेंट एंड देयर ट्रॉपिक लेवल। तो पॉल्यूटेंट होता क्या है, तो पॉल्यूटेंट बेसिकली वैसे सब्सटेंस होते हैं, वैसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे पॉल्यूशन कॉज करते हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है, डस्ट, स्मोक, ठीक है, या फिर कोई केमिकल हो गया, डीडीटी हो गया, पैराबेन्स हो गया, कुछ भी हो सकता है पॉल्यूटेंट। ठीक है। तो विच कॉजेस पॉल्यूशन, इसको हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं, चाहे वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, कुछ भी हो उसको हम लोग पॉल्यूटेंट कहेंगे। तो इफ पॉल्यूटेंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पॉल्यूटेंट जो है अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर होगा, तो वो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल पे मूव करेगा, ये भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो जैसे जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स मतलब क्या हो गया, कि जो हम लोग डिग्रेड नहीं कर सकते हैं बायोलॉजिकली, जैसे प्लास्टिक, वो क्या है, नॉन डिग्रेडेबल है, वो हम लोग बायोलॉजिकली उसको डिग्रेड नहीं कर सकते, उसको डिग्रेड होने में नेचुरली बहुत बहुत समय लग सकता है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकता है। ठीक है। तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहता है, जैसे कि क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, HFC, CFC, ये सब क्या है, बेसिकली पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। तो ये जब भी एक फूड चेन या फूड वेब में आते हैं, ये क्या करता है, मूव होने लगता है, ये ईच ट्रॉपिक लेवल के बाद ये मूव करने लगता है। ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ दिस पॉल्यूटेंट इन्वॉल्व्स टू मेन प्रोसेसेस। वो दो प्रोसेस क्या है, तो वो है, पहला है बायो एक्यूमुलेशन एंड सेकेंड इज बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है। तो सबसे पहले जो बायो एक्यूमुलेशन है, बायो एक्यूमुलेशन क्या बताता है कि किस तरह से पॉल्यूटेंट जो है वो इन फूड चेन में एंटर कर रहा है। बेसिकली जो पहला जो प्रोड्यूसर है उसके पास में किस तरह से फूड जो केमिकल है वो आ रहा है। ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई क्रॉप लगा रहे हैं, मान लीजिए हम लोग गेहूं लगा रहे हैं। ठीक है। तो गेहूं लगाने के समय में जब भी उसमें फल पकड़ने वाला होता है या कोई भी फल लगा रहे हैं, तो उसमें हम लोग हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वो सब इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं। तो वो क्या करता है, वो जो है बेसिकली वो उस पत्तों पे या फल फ्रूट पे वो अटैच्ड हो जाता है, वो क्योंकि केमिकल है, लिक्विड है या स्प्रे फॉर्म में है, तो वो पत्तों पे या फ्रूट्स पे चिपक जाता है।
ठीक है, तो बहुत सारे हम लोग फ्रूट जो मार्केट में खरीदते हैं उस पे क्या होता है, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स लगे हुए होते हैं। तो अगर उससे हम लोग सही तरह से साफ करके नहीं धोए और वही खा ले, तो वो जो केमिकल है फ्रूट्स पे लगे हों या फल पे लगे हों, पत्तों पे लगे हों, तो वो क्या होगा, वो हमारे अंदर भी जाएगा वही केमिकल। ठीक है, तो ऑब्वियसली केमिकल हमारे अंदर जाएगा, तो वो फिर अगर हमें कोई खा रहा है, दूसरा कोई, मान लेते हैं मरने के बाद कोई कौवा खा लिया या चील कौवे खा लिए, तो वो जो है वो फिर अगेन कौवों में भी चला जाएगा वो केमिकल, है ना। तो यहाँ पर जो पहला जो स्टेप है कि हाउ पॉल्यूटेंट्स एंटर इनटू अ फूड चेन, जिस तरह से पॉल्यूटेंट एंटर हो रहा है इस प्लांट में, उस प्रोसेस को ही मेनली बायो अक्यूमुलेशन कहते हैं। तो बायो अक्यूमुलेशन देयर इज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। तो जो प्लांट है उसमें क्या हो रहा है, हम लोग अगर केमिकल डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, तो वो प्लांट भी एक्यूमुलेट करेगा, और जो उसके फल फूल होंगे उसमें भी वो केमिकल जो है वो एक्यूमुलेट होगा। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता है। तो केमिकल यूज नहीं होगा तो जो हम लोग खा रहे हैं उसमें भी केमिकल नहीं होगा, तो हम लोग को बीमारियां कम होंगी, इसीलिए कहा जा रहा है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि किस तरह से एक्यूमुलेट हुआ, पहला जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। फिर बायोमैग्निफिकेशन किस तरह से होता है, जो एक्यूमुलेट हो गया है वो किस तरह से ईच ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते जाता है। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन refers the tendency of the pollutant to concentrate as they move from one tropic level to the next। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे पानी है, ठीक है, अब पानी में क्या है, बहुत सारे मान लेते हैं हम लोग नदी है। अब नदी के आसपास में हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो खेती बाड़ी में क्या होता है, बहुत सारे हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं, यूरिया डीडीटी वगैरह। ठीक है, तो जब भी बारिश वारिश होगा तो वो क्या होगा, केमिकल जो है वो पानी के साथ में, जो रेन वाटर होगा उसके साथ मिलकर वो चल जाएगा नदी में। ठीक है, अब नदी में क्या है, नदी में प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। तो वो जो केमिकल है वो फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर जाएगा। अब फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है, तो जू प्लैंक्टन्स खाते हैं। ठीक है, तो जू प्लैंक्टन्स के अंदर वो केमिकल जाएगा, फिर जू प्लैंक्टन्स को छोटी मछलियां खाते हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां, बड़ी मछलियों को और भी टॉप कार्निवोर्स खाते होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ईच ट्रॉपिक लेवल मूव कर रहे हैं, यहाँ पर केमिकल्स जो है, यहाँ पर केमिकल जो है या पॉल्यूटेंट जो है उनका कंसेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हम लोग, दो ऑप्शन है, या तो हमें बड़ी फिश खाना है या फिर छोटी फिश खाना, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, किसमें कम केमिकल होगा? तो ऑब्वियसली जो छोटी फिश होंगे उसमें केमिकल का कंसेंट्रेशन कम होगा एज कम्पेयर टू द लार्ज फिशेस। इसीलिए डॉक्टर्स भी अगर प्रेस्क्राइब करते हैं कि अगर आप फिश खाते हैं तो ऑब्वियसली ट्राई कीजिए कि जो छोटी मछली होती है वो खाने के लिए, क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है वो रिलेटिवली कम होंगे एज कम्पेयर टू द लार्ज। ठीक है, इसीलिए हम लोग शार्क की फिश नहीं खाते हैं। ठीक है, नॉर्मली नहीं खाते हैं, बहुत लोग खाते भी होंगे अलग अलग देशों में, लेकिन जो छोटी मछलियां खाते हैं तो उसमें चांसेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होंगे वो कंपेरेटिवली लेस होगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है जो वेजिटेरियन डाइट है वो ज्यादा बेटर होता है, उसमें चांसेस ऑफ केमिकल कंसेंट्रेशन वुड बी मच मोर लेस। ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर हो गया, अगर हम लोग यही खा रहे हैं तो यहाँ पर कंसेंट्रेशन तो बहुत कम है, कंसेंट्रेशन ऑफ द केमिकल या पॉल्यूटेंट्स बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपना डाइट जो है वो मीट बेस्ड या फ्लैश बेस्ड करेंगे तो यहाँ पर केमिकल कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। तो इसीलिए बीमारियां भी, चांसेस ऑफ जो डिजीज है वो भी ज्यादा होता है। तो इस प्रोसेस को ही मेनली जो है, किस तरह से जो कंसेंट्रेशन ऑफ जो पॉल्यूटेंट है वो बढ़ते जा रहा है, उसी को मेनली बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बायोमैग्निफिकेशन टू ऑकर, पॉल्यूटेंट मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड, मोबाइल, soluble in fats and biologically active। तो हर केमिकल्स जो होते हैं वो उतना ज्यादा इफेक्ट, मतलब डिजीज कॉजिंग नहीं होता है। तो जो बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं, जो लॉन्ग लिव्ड होते हैं, आसानी से वो टूटते नहीं है, मोबाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, एंड दे आर सॉल्युबल इन फैट। अगर कोई पॉल्यूटेंट है या केमिकल है जो सॉल्युबल इन वाटर है, तो क्या होगा, पानी के साथ मिलकर वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर वो फैट सॉल्युबल होगा तो आसानी से नहीं निकलेगा। अगर बायोलॉजिकली एक्टिव होगा तो ऑब्वियसली और हार्म करेगा। तो जैसे हम लोग बहुत सारे बीमारियां देखते हैं, जैसे कि मीनामाटा डिजीज हो गया, जो मेनली क्या होता है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग के कारण होता है। कैडमियम
पॉइजनिंग के कारण भी ईटाई डिजीज होता है, आर्सेनिक पॉइजनिंग के कारण भी होता है। तो ये किस लिए हो रहा है, तो ये सब इसी प्रोसेस के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोमैग्निफिकेशन। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हम लोग इस वीडियो का आखिरी टॉपिक मेनली कवर करने वाले हैं एनर्जी फ्लो को पूरा समझने के लिए, वो है बायोटिक इंटरैक्शंस। ठीक है, तो इस सब से पता चला होगा कि बायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम में, वो किस तरह से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, तो उसी को ही मेनली बायोटिक इंटरेक्शंस कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द अर्थ आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर इन वन वे और अनदर, एंड द इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज फंडामेंटल फॉर इट्स सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम एज अ होल। तो अगर इंटरैक्ट नहीं होगा, आप सॉलिटरी हैं, आप किसी से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है? आपको इंटरैक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फॉर द सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम एज अ होल, तो बायोटिक इंटरेक्शन के यहाँ पर देख सकते हैं 6 अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, तो जैसे जिसमें म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, अगर हम लोग दो स्पीसीज को लेकर समझे, एग्जांपल लेके, तो म्यूचुअलिज्म या फिर जिसको सिम्बायोसिस भी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, दोनों ही स्पीसीज को फायदा होता है। प्लस साइन का मतलब है कि फायदा होना, बेनिफिट होना, और नेगेटिव साइन का मतलब है नुकसान होना। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों ही पॉजिटिव होता है। कमेंसिलिज्म टाइप ऑफ जो इंटरेक्शन है उसमें क्या होता है, एक को फायदा होता है और दूसरा का ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, इसीलिए इसको जीरो दिया गया है। ठीक है, या ओ दिया गया है, तो उसको कमेंसिलिज्म टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन कहते हैं। एमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान होता है और दूसरों को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। कंपटीशन ऐसा है जिसमें क्या होता है, दोनों ही स्पीसीज को नुकसान होता है। और प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फायदा एक को नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म जो है वो दोनों ही अलग है। सेम है बट दे आर डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये सबको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला जो हम लोग समझेंगे वो है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोसिस भी कहा जाता है, सिम्बायोसिस। ठीक है, तो सिम्बायोसिस में क्या हो रहा है, बोथ स्पीसीज 1 एंड 2 आर बेनिफिटेड। ठीक है, प्लस और प्लस का साइन होता है। तो एग्जांपल जैसे कि पॉलिनेशन दे देते हैं, तो पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन क्या है, बायोलॉजिकल एक फेनोमेना है जिसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, फ्लावर में होता है। तो इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन में अगर एक प्लांट है और एक पॉलिनेटर है, मान लेते हैं पॉलिनेटर जो है एक बर्ड है। ठीक है, वो बर्ड क्या करेगा, वो बर्ड आके प्लांट के फ्लावर पे बैठेगा और बर्ड को चाहिए नेक्टर। ठीक है, नेक्टर खाना वगैरह चाहिए तो वो फ्लावर से ले लेगा, और जब वो बर्ड फ्लावर पे बैठता है तो उसके साथ में जो पोलन ग्रेन्स होता है वो भी चिपक जाता है। तो बर्ड जो है एक जगह पे नहीं बैठता, बहुत सारे फ्लावर्स पे बैठता है। तो जो उसके बॉडी में चिपक गया है पोलन ग्रेन्स, वो दूसरे फ्लावर में जाके चिपक जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है वो कौन कर रहा है, हमारा बर्ड कर रहा है। ठीक है, तो प्लांट को फायदा क्या हुआ कि उसका जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो गया, यानी पॉलिनेशन हो गया। और बर्ड को क्या फायदा हो गया, तो उसको खाना मिल गया। तो यहाँ पर दोनों ही प्लांट और जो बर्ड है या कोई बिटल है या कुछ भी है, वो दोनों को ही फायदा हो रहा है। तो जब दोनों ही स्पीसीज को फायदा हो रहा हो, उसे हम लोग म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस भी कहते हैं। दूसरा जो है वो हमारा कमेंसिलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनएफेक्टेड। तो यहाँ पर प्लस और जीरो का साइन होगा, जैसे कि काउ डंग प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द डंग बिटल्स। ठीक है, तो जो गोबर के ऊपर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उसको डंग बिटल्स में कहा जाता है। तो काउ डंग को क्या प्रोवाइड करता है, तो फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है, इनको खाना मिल जाता है डंग बिटल्स को। ठीक है, उनका खाना वही है गोबर। तो लेकिन बिटल्स हैव नो इफेक्ट ऑन द काउ। ठीक है, तो काउ जो है वो बेनिफिट दे रहा है डंग बिटल्स को। ठीक है, लेकिन डंग बिटल्स को कोई ना फायदा हो रहा है ना, ऑब्वियसली उसको तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन वो काव को कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर डंग बीटल को ऑब्वियसली उसका पॉजिटिव साइन हो रहा है डंग बीटल को, और जो काव डंग है या काव है उसको कोई भी ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, क्योंकि गोबर उसके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा दूसरा टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन। तीसरा जो हो गया वो हो गया हमारा कंपटीशन। कंपटीशन यानी जहां पर दोनों ही स्पीसीज का नुकसान हो रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन हो रहा है। ये कब होता है, जब दो स्पीसीज जो है एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और वो एक ही रिसोर्स के पीछे लड़ रहे हैं।
ठीक है, मतलब एक ही खाना के पीछे अगर लड़ रहे हैं, मान लेते हैं एक सेब पड़ा हुआ है और दो चिड़िया जो है वो उसी सेब के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली झगड़ा होगा। तो झगड़ा होगा तो दोनों को ही नुकसान होगा, मारपीट होगा तो ऑब्वियसली दोनों का ही नुकसान होगा। आसान भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन को मेनली कंपटीशन कहा जाता है। तो इवेंचुअली क्या होता है, नेचर में क्या होता है, जो ज्यादा स्ट्रांग होता है वो इवेंचुअली विनर होता है और वही जीतता है, वो उसी को खाना मिलता है, दूसरा को खाना नहीं मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसी को बोला जाता है। तो जो भी जीतेगा ऑब्वियसली उसी को वो फल मिलेगा, ठीक है। तो ये कंपटीशन में लेकिन होता नुकसान दोनों को ही है, ठीक है। तो इसको इस टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन को हम लोग कंपटीशन बोला, जिसमें दोनों ही स्पीसीज का नुकसान हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म, ठीक है। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फायदा हो रहा होता है और दूसरे को नुकसान हो रहा होता है। दोनों ही केस में होता है ये प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। लेकिन ये दोनों ही अलग किस तरह से हैं। प्रीडेशन में जो होता है, क्या होता है, प्रीडेशन में एक का जो होता है वो मौत हो जाता है, डेथ हो जाता है, ठीक है। तो वन फिश किल्स एंड ईट्स, ठीक है। तो जब किसी का एक स्पीसीज का नुकसान मतलब इतना ज्यादा हो जाता है कि उसका डेथ हो जाता है और ऑब्वियसली दूसरा का फायदा हो रहा है, तो उस टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन को हम लोग प्रेडेशन कहेंगे। लेकिन पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक का नुकसान तो हो रहा है लेकिन उसका कोई डेथ वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है, और एक का ऑब्वियसली फायदा हो रहा है। जैसे कि टिक्स गेन बेनिफिट बाय सकिंग ब्लड्स। जो टिक्स होता है, लाउज होता है, वो क्या होता है, बॉडी से हमारे खून चूसता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, टिक्स का फायदा हो गया, उसको खून मिल गया, खाना मिल गया, लेकिन हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। होस्ट इज हार्म्ड बाय लूजिंग द ब्लड। तो यहाँ पर किसी का मौत तो नहीं हो रहा टिक्स के वजह से, ठीक है। तो जैसे बहुत आप देखते होंगे जो बंदर होते हैं, बंदर के सर बालों में बहुत सारे क्या हो जाता है, टिक्स लाउज हो जाते हैं, जुएं हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, खून चूसते हैं। तो जो लाउस है उसको तो फायदा मिलते रहता है, लाइस को फायदा मिलते रहता है, खून चूसने से उसको खाना मिल रहा है। लेकिन हम लोग का जो बंदर है उसको तो नुकसान होते ही है, क्योंकि उसका ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पैरासिटिज्म, यहाँ पर लेकिन बंदर का इतना लॉस नहीं हो रहा है कि वो मर जाएगा। तो पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में यही अंतर है, प्रीडेशन में डेथ होता है, पैरासिटिज्म में नहीं होता है। और जो लास्ट वाला है वो हमारा एमेंसिलिज्म है, जिसमें वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। ये कमेंसिलिज्म का जस्ट उल्टा है, जिसमें एक स्पीसीज को हार्म हो रहा है और दूसरा अनअफेक्टेड है। जैसे कि अ लार्ज ट्री शेड अ स्मॉल प्लांट, ठीक है। एक बहुत बड़ा पेड़ है और एक छोटा सा पेड़। तो बड़ा पेड़ के कारण क्या है, छोटा जो पेड़ है उसको धूप नहीं मिलता है, धूप नहीं मिलता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो खाना नहीं बना पाता। तो जो छोटा वाला पेड़ है उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन जो बड़ा वाला पेड़ है उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ एमेंसिलिज्म कहा जाता है, इस टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन को हम लोग एमेंसिलिज्म कहा जाता है, जिसमें एक का नुकसान हो रहा है, दूसरा जो है अनअफेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम लोग बायो की जो बायोलॉजिकल साइकिल है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, और साथ ही साथ जो हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आपके सुझाव, डाउट्स वगैरह कुछ भी आप कह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो जरूर से जरूर कीजिए। मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।